डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर सिद्धि त्रिवेदी, विषय हिंदी, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने अभी MHD 40 ब्लॉक नंबर 1 प्रेमचंद विशेष अध्ययन हिंदी उपन्यास 1 के तहत इकाई 1 प्रेमचंद के व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में पढ़ाई की। उसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए हम और प्रेमचंद के जीवन मूलक कुछ बातों को जानेंगे, और जो हमारा प्रश्न अधूरा था जिसका उत्तर कैसे लिखना है मैं समझा रही थी, वहीं से हम ये लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। बात थी प्रेमचंद व्यक्तित्व एवं कृतित्व। तो मैं आपसे बोल रही थी कि जब ऐसा परीक्षा में पूछा गया कि बताइए कि प्रेमचंद के व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा कीजिए, ऐसा कंबाइंड प्रश्न पूछा गया, तो आपको उत्तर कैसे देना है। तब आपको अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करना है। कैसे? व्यक्तित्व पूछा गया है तो आप प्रस्तावना में प्रेमचंद जी के जीवन मूलक जो भी बातें बताएंगे वो 3-4 लाइन लिखिए। उसका मैं आपको प्रैक्टिकल स्वरूप से बताती हूँ कैसे। जैसे कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रेमचंद के जीवन में प्रेमचंद के जीवन के बारे में जान सकेंगे, उनके व्यक्तित्व से परिचय हो सकेंगे, उनकी जीवन दृष्टि का अवलोकन करेंगे, उनके आरंभिक लेखन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके उपरांत भी आप ये जोड़ सकेंगे कि प्रेमचंद के जीवन मूलक दृष्टिकोण के साथ उनके कृतित्व का मूल्यांकन भी करेंगे। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रेमचंद के कृतित्व से परिचय होंगे, प्रेमचंद जी के कृतित्व को संक्षिप्त स्वरूप में परिचय प्राप्त करेंगे। जो आपको सही लगता है वो सारी चीज़ें आप दे सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना अवश्य दीजिएगा। इसके बाद आता है प्रेमचंद का व्यक्तित्व। अगर प्रश्न पूछा है एवं कृतित्व, तो सबसे पहले आपको पॉइंट करके लिखना है प्रेमचंद के व्यक्तित्व के विषय में जानकारी, अथवा सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के बाद पैराग्राफ डालिए और उनके व्यक्तित्व कहाँ से शुरू होगा। देखिए, प्रेमचंद ही नहीं, कोई भी साहित्यकार हो, कोई भी कविकार हो, नाटककार हो, जब व्यक्तित्व पूछा जाता है तब स्पष्ट रूप से आपको ये दिमाग में बिठाना है कि उनके जन्म से ही पूरी कहानी शुरू होती है। क्योंकि अगर आपका व्यक्तित्व पूछा जाए या किसी को जानना है तो आप सीधा ऐसे बताने लगेंगे कि मैं पहले कॉलेज में था, फिर मैंने कॉलेज में इस तरह पढ़ाई की, मैंने नौकरी की, फिर मैं स्कूल में आया, फिर मैं 3 साल का था। तो क्या ये गाड़ी पूरी उल्टी घूमेंगी? नहीं ना। तो इसी प्रकार प्रेमचंद के व्यक्तित्व के विषय में, या मान लीजिए कि जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व विषय में पूछा गया, महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व के विषय में पूछा गया, कोई भी लेखक हो, कोई भी साहित्यकार हो, हिंदी का हो, गुजराती का हो, मलयालम से हो, कोई भी हो, अंग्रेजी का हो, लेकिन शुरुआत होती है उसके जन्म से ही। तो सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों, हमें ये बताना रहेगा कि प्रेमचंद जी हैं, उसका व्यक्तित्व पूछा गया है, तो उनका जन्म कहाँ हुआ, कौन सी भूमि थी, कौन सा विस्तार था, भारत की भूमि, उत्तर भारत, बनारसी शहर के एक ग्रामीण विस्तार, लम्ही,
जो 4 कोस दूर है, वहीं से उनका जीवन शुरू होता है। कौन सी साल में है, उनके माता पिता का क्या नाम है, अगर उनके भाई बहन हैं तो उनका क्या नाम है, ये सब बहुत संक्षिप्त में रहता है। उसके बाद आपको मेन उस व्यक्ति के जन्म के बाद की जो भी स्थितियाँ, यानी कि जो भी स्टेप चढ़ते जा रहे हैं, वो आपको बताना है। जैसे कि आपके जन्म के बाद क्या हुआ, आपने थोड़े बड़े होने पर प्राइमरी विद्या प्राप्त की, तो सेम यही चीज़ आप अपना सोचते जाइए, उनका सोचते जाइए। अंतर कहाँ रहेगा? परिस्थितियों में, क्योंकि सबकी परिस्थिति समान नहीं रहती है। क्रिया तो एक ही रहती है ना। आप भी 3 साल के होते हैं जन्म के बाद, लेखक भी जन्म के बाद 3 साल के हुए, मैं भी जन्म के बाद 3 साल की हुई, 4 साल की हुई। क्रिया एक है, परिस्थितियाँ अलग है। आप जिस परिस्थिति से बड़े हुए, उस परिस्थिति से मेरा अलग हो सकता है, मुझसे प्रेमचंद जी का अलग है, प्रेमचंद जी का आपसे अलग है। तो ये बात का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद उन्होंने क्या क्या कठिनता झेली, किस तरह उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, कैसे वह आगे बढ़े, ये सारी चीज़ें व्यक्तित्व के अंतर्गत आती हैं। लेकिन जब साथ में कृतित्व है तो आपको उनकी मेन चीज़ें ही लिखनी है, लेकिन जन्म से तो अवश्य लिखना है, उनको आप काट नहीं सकते हैं। फिर उनकी मृत्यु उपरांत तक ये चीज़ें चलती रहती है। उसके बाद लगाइए टॉपिक, आप जो भी सिंबल करते हैं, स्टार, फिर कोई डॉट या जो भी, उसके बाद लगाइए कृतित्व। कृतित्व के अंतर्गत देखिए, मैं ये भी आपको बताऊंगी कि अगर प्रेमचंद के कृतित्व पर दृष्टिपात कीजिए या व्यक्तित्व के साथ कृतित्व पूछा गया है, तो कृतित्व के जवाब में थोड़ा नहीं लेकिन ज़्यादा डिफरेंस आएगा। और वो कैसे, वह देखिए। व्यक्तित्व के साथ है तब आपको सिर्फ इतना लिखना है, प्रेमचंद जी का कृतित्व, उसके अंतर्गत और एक छोटा सा विभाग बनाइए, प्रेमचंद जी के उपन्यास, और फिर उनके जो भी उपन्यास है क्रम वाइज नाम लिखिए। फिर लिखिए प्रेमचंद जी की कहानियाँ, नाम लिखिए। फिर आएंगे प्रेमचंद जी का बाल साहित्य, लिखते जाइए। प्रेमचंद जी का नाटक लिखिए। फिर उपसंहार। ये अगर व्यक्तित्व के साथ पूछा गया है तब हमें सिर्फ नाम देने हैं। सपोज ये पूछा गया है, सिर्फ क्वेश्चन कृतित्व का ही मूल्यांकन कीजिए, विश्लेषण कीजिए, दृष्टिकोण बताइए, चर्चा कीजिए, तब हमें ये बात ध्यान रखनी है कि सिर्फ नाम नहीं दे देने हैं। आप नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं जो बता रही हूँ वह चीज़ नाम के साथ इंक्लूड करेंगे तो उत्तर बिल्कुल सही रूप में पाया जाएगा। कैसे? सबसे पहले तो आपके मन में ये बात स्पष्ट हो गई है कि मुझे प्रस्तावना तो लिखनी ही लिखनी है, और प्रस्तावना कैसे लिखनी है वो भी मैंने आपको बताई। ठीक है। कृतित्व के बारे में जब प्रस्तावना लिखनी होती है तब व्यक्तित्व की बातें वहाँ नहीं आएगी। हम क्या आएगी मैं आपको बताती हूँ, आपको नोट करना है तो कर लीजिए। कृतित्व की बात है तब नंबर 1 प्रेमचंद जी के कृतित्व का विस्तृत वर्णन देंगे। नंबर 2 प्रेमचंद जी के उपन्यासों की चर्चा करेंगे। नंबर 3 प्रेमचंद जी के कहानियों की चर्चा करेंगे। नंबर 4 प्रेमचंद जी के अन्य साहित्य मूलक दृष्टिकोण पर चर्चा देंगे या विशेष अध्ययन करेंगे। तो ये बातें वहाँ पे प्रश्न के अनुकूल आएगी। एक ही बात रटी रटाई सारे प्रश्न में मत उड़ेल दीजिएगा कि प्रेमचंद से संलग्न चीज़ है तो चलिए जाने देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। प्रश्न पढ़िए, प्रश्न के अनुकूल प्रस्तावना आएगी। और इसीलिए मैं अभी आगे ये बात बता रही थी कि विद्यार्थियों को हमेशा दी गई पुस्तक का तो सहारा होता ही है, लेकिन उनको सजग रहना चाहिए। सहायक ग्रंथों का भी
जम के प्रयोग करना चाहिए, उसका फ़ायदा लेना चाहिए। लाइब्रेरियों का फ़ायदा लीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए कौन सी चीज़ें आपको मिलती है प्रेमचंद जी के बारे में, कृतित्व के बारे में, और एक अपनी अलग से नोट्स बनाइए और फिर वही पढ़ के, और आपको जो यहाँ से अंबेडकर की पुस्तक है वह पढ़ के परीक्षा दीजिए। देखिए कितना फ़र्क आएगा आपके अगली परीक्षा के मार्क्स और ये मार्क्स में। क्योंकि जो बात हम इतनी सारी सहायक ग्रंथ और हमारी मेन किताब का सहारा लेके हम पढ़ के समझ के अलग से बनाते हैं, तो वो अन्यथा उत्तर दूसरे में इतना मजबूत नहीं मिलेगा, स्वाभाविक है। तो जो परिशिष्ट होता है कृपया देखिए, और ये प्रयोग आप ये प्रयत्न कीजिए कि आप उन सारी किताबों का भी सहारा ले सके, पढ़ सके, और जो अध्ययन कर रहे हैं उसे विशेष रूप से अध्ययन के रूप में जान सके। तो फिर कृतित्व को आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रस्तावना तो कह दी। अब बारी आती है मूल उत्तर की। तब लिखिए प्रेमचंद का उपन्यास साहित्य, फिर नाम लिख दीजिए, क्योंकि अगर आप नाम नहीं लिखेंगे तो स्वाभाविक है 2 नाम याद रहे और फिर भूल गए। तो पहले आप सारे क्रम वाइज नाम लिख दीजिए, सेवा सदन, गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, जो भी नाम आते हैं आपकी पढ़ाई में वो लिखिए। फिर नंबर 1 सेवाश्रम, ज़्यादा नहीं लेकिन 2-3 लाइनें सेवाश्रम के विषय में लिखिए कि कैसा उपन्यास है, आदर्शवादी है, कौन सी चीज़ें मुख्य है, तो कृषि समस्या मुख्य रही है। फिर बारी आती है गबन, तो गबन एक आदर्शवादी उपन्यास तो है, पर साथ में प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास में स्त्रियों के गहनों के प्रति लगाव को बहुत ही अच्छे रूप में चित्रित किया हुआ है, और किस हद तक इसका परिणाम विरुद्ध रूप में मिलता है ये बात भी उन्होंने अच्छे से समझाई है। तो ऐसे शॉर्ट में 2-4 आप लाइनें लगाते जाइए, अगर सिर्फ कृतित्व पूछा है। अगर व्यक्तित्व के साथ पूछा है तो नो प्रॉब्लम, सिर्फ नाम दे दीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि तर्क का प्रयोग करना पड़ेगा। आप इतना सब लिखने बैठेंगे तो एक ही क्वेश्चन में टाइम खत्म हो जाएगा ना। तो जो पूछा गया है वैसे रूप में कंटेंट देना है। फिर उनके नाटक में भी इस तरह कीजिए, उनकी कहानी संग्रह में भी इस तरह से परिचय दीजिए, और फिर अंत में सारांश। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें हमेशा ये बात, मतलब मैं ये कहूँ कि दिमाग के एक पहलू को हमेशा जागृत रखिए जब आप परीक्षा देने बैठते हैं कि पूछा क्या गया है, वही कंटेंट दीजिए। न पूछने वाली बातों को वहाँ मत लिखिए। ज़्यादातर रूप से जब पेपर देखे जाते हैं तो ये चीज़ आती है कि आपको सिर्फ व्यक्तित्व पूछा गया है और आपने उनके साहित्य के विषय में सिर्फ थोड़ा परिचय देना होता है और पूरा साहित्य उड़ेल दिया है। तो फिर आप समझते हैं कि मैंने 10 पेज लिखा है, तो ये 10 पेज का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर संपूर्ण गलत है। तो यहाँ आपके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। तो हमें ध्यान ये रखना है कि पूछा क्या गया है। अब जैसे कि व्यक्तित्व है, फिर जीवन दृष्टि है, तो प्रेमचंद जी की जीवन दृष्टि हमेशा सकारात्मक मूलक रही है। चाहे पूरा जीवन भले कष्टपूर्ण रूप से बीता, लेकिन उन्होंने जीवन के प्रति कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जीवन को लेके कभी भी नकारात्मक विचार में डूब के अपने जीवन को खत्म करने के विचार भी नहीं किए। वो लड़ते रहे, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, जो भी परिस्थिति हो। देखिए उनके जीवन में तो सबसे पहले ये करुण घटना हो गई कि मात्र 7-8 साल की आयु में माता का चल बसना। ये करुण घटना कम थी कि सौतेली माँ आके बैठ गई। ये करुणा भी कम नहीं थी कि पिताजी ने एक ऐसी लड़की से उसकी शादी कर दी जो बहुत ज़्यादा उम्र में बड़ी और बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं थी। लेकिन फिर भी वो जीवन को जीते रहे। जहाँ उन्हें लगा कि मुझे बोलना चाहिए वो बोले, लेकिन फिर भी उनका
नहीं सुना गया तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो मैं अपना जीवन ही खत्म कर देता हूँ। तो ये चीज़ आज के ज़माने में मैं सोचती हूँ बहुत ही ज़्यादा प्रेरक बल है प्रेमचंद जी, कि हम एक छोटी छोटी बातों को लेकर जीवन से दुखी होके सुसाइड कमेंट करने चलते हैं। कितनी शर्मनाक बात है ये। अगर परीक्षा में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, या फिर अभी तो मार्क्स भी नहीं आए हैं भाई, और भय है कि क्या होगा क्या नहीं, अगर एक बार आप फेल होते हैं तो इससे जीवन पूरा थोड़ी हो जाता है। प्रेमचंद जी के जीवन को विस्तृत रूप से पढ़िए। जीवन में सिर्फ ये पढ़ाई वाली परीक्षाएं नहीं, उनमें तो वो उत्तीर्ण होते रहे क्योंकि पढ़ाई का उनको बहुत बड़ा शौक था, लेकिन जीवन की असली कसौटियों में भी बार बार फेल होने पर वो खड़े हुए और डटे रहे। चाहे ईश्वर उन्हें उनकी पसंदीदा चीज़ें दे या ना दे, उन्होंने प्रयत्न नहीं छोड़े। जब तक सांसें रही तब तक प्रयत्न रहे। ऐसे ही प्रेमचंद जी का नाम आज जग विख्यात नहीं हुआ है। कष्ट नहीं, उन्होंने कष्टों की बहुत बड़ी लंबी हार को झेला है, और झेला भी नहीं है, झेलने के साथ उन्होंने सारी चीज अपनी लेखनी में उतारी है। उनकी काफ़ी सारी कहानियाँ, ठाकुर का कुआं, शतरंज के खिलाड़ी, पुष की एक रात, ये सारी चीज़ें उनके समाज से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने भोगी हुई चीज़ें तो है ही हैं, लेकिन आपके समाज में जो कुरीतियाँ चल रही है, जो आंखों देखी है, जो असह्य है, उनको भी उन्होंने लेखनी में उतारा है। प्रेमचंद के साहित्य के विषय में बात करें तो प्रेमचंद के साहित्य को लेकर हिंदी जगत पूरा ये कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत प्रेमचंद जी का साहित्य एक दैदीप्यमान और सर्वश्रेष्ठ रहा है। यहाँ तक कि प्रेमचंद जी ने तो अपना पूरा युग का निर्माण कर ही दिया था, लेकिन प्रेमचंद से पहले के साहित्य को भी प्रेमचंद से पूर्व का साहित्य कहा गया और उनके बाद के साहित्य को प्रेमचंदोत्तर साहित्य कहा गया। यानी कि प्रेमचंद ने अपनी एक ऐसे ही अलग छवि को छोड़ा था कि कितने भी साहित्यकार क्यों ना कोशिश कर ले, लेकिन कोई प्रेमचंद नहीं बन सका। प्रेमचंद तो प्रेमचंद ही थे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, कष्टों से भागे नहीं थे, कष्टों का सामना किया था उन्होंने। दूसरी बात, प्रेमचंद के साहित्य में हमें ये जो हमें जो MHD 14 और हिंदी उपन्यास 1 पेपर पढ़ना है, तो आपको तो पेपर का नाम से ही पता चल गया कि हिंदी उपन्यास 1 तो उनके उपन्यास ही पढ़ने होंगे। सेवाश्रम उपन्यास है, फिर गबन है, गोदान है, और मंगलसूत्र उनका एक अधूरा उपन्यास रहा है, क्योंकि मंगलसूत्र वो लिख रहे थे और उनका देहांत हो गया। कहा जाता है कि उसके बाद उस उपन्यास को उनके बेटे ने पूर्ण किया है। गोदान एक कृषि समस्या पर लिखा हुआ उनका उपन्यास है। न केवल कृषि समस्या, लेकिन कृषि समस्या के साथ जमींदारी प्रथा, उनको भी उन्होंने बहुत अच्छे से उजागर किया है। और गबन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि स्त्रियों के गहने के प्रति का लगाव तो अवश्य उद्घटित हुआ ही है, लेकिन किस हद तक लगाव, और ये भले उन्होंने अपनी समझिए कि वो 1880 में उनका जन्म था और उसके 20 साल या 25 साल बाद उन्होंने ये गबन उपन्यास दिया,
लेकिन आज की कंडीशन में 21वीं सदी में भी ये चीज़ गबन की झालपा एक नायिका और आज की स्त्रियों की बात करें तो उसमें भी झालपा ही दिखती है। ये झालपा एक ऐसी स्त्री रही है जो आभूषणों के प्रति विशेष रूप से लगाव रखती है। और कैसे आभूषण? गोल्ड, जो प्रत्येक स्त्रियों का एक अलग से लगाव होता ही है। शायद ही कोई हो जो कहे कि नहीं, मुझे सोने की आभूषणें पसंद नहीं है, बाकी ऐसा होता नहीं है। अब देखिए, झालपा नामक नायिका इतनी आभूषणों से लगाव रखती हैं कि कहीं भी देख ले किसी के गले में कोई कुंदन हार, कोई चंदन हार, उसे चाहिए। अब उसके पति की इतनी आय नहीं है कि वो तुरंत बाजार जाए और लेके आ जाए, लेकिन झालपा को तो चाहिए। झालपा को सोने की चूड़ियाँ भी चाहिए, सोने का हार भी चाहिए, यहाँ तक कि बालों में लगाने के लिए जो बकल्स वगैरह प्रयुक्त होते हैं वो भी उनको तो सोने की ही पीने चाहिए सभी। तो उसका पति क्या करता है? ब्याज से पैसे लेता है और ब्याज से पैसे लेके अपनी पत्नी के लिए गहने बनवाता है। तो ये पढ़िए पूरा गबन, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, कि ब्याज में से पैसे घर चलाने के लिए नहीं, ब्याज से पैसे अपनी ज़रूरियतों को पूरी करने के लिए नहीं, पर ब्याज से पैसे अपने मौज शौक को पूरे करने के लिए लाने पर फिर क्या स्थिति होती है और कैसा विरुद्ध परिणाम मिलता है, ये बात गबन में बहुत अच्छे से समझाया गया है। जब हम गबन पढ़ेंगे तब हम इसको अवश्य पढ़ेंगे और पूरा विस्तृत रूप से जानेंगे। अभी मैं प्रेमचंद के साहित्य की आपको थोड़ी थोड़ी कड़ियाँ बताती हूँ ताकि आपके मन में ये स्पष्ट हो। प्रेमचंद जी एक क्रांतिकारी विचारधारा रखते थे, क्योंकि अवश्य ही आप जानते हैं कि तब अंग्रेजों का राज था और भले ही प्रेमचंद एक सरल, सहज, स्वाभाविक, बहुत ही साधारण व्यक्तित्व वाले इंसान रहे हैं, लेकिन भारत की भूमि और भारतीयों से सविशेष प्रेम रहा है उन्हें। ऐसा नहीं है कि शिवरानी देवी के साथ विवाह के बाद स्थितियाँ थोड़ी अच्छी हुई तो वो आडंबर में के शिकार हो गए, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि वो पहले थे वैसे ही बाद में रहे। जैसे कि पहले सरल रूप से, वो सहज रूप से जो कपड़े पहनते थे वही बाद में रहे। आडंबर के चक्कर में वो कभी नहीं फंसे हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद जी जब बच्चे थे और स्कूल जाते थे तब उनके पैर में पड़ने के लिए चप्पल भी नहीं थे। उनके पैर में चप्पल भी नहीं थे, बिना चप्पल वो कोसों दूर पढ़ने जाते थे। कपड़े की भी तंगी थी, कपड़े भी न जाने कहाँ कहाँ से वो रफू करके पहन के जाते थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी एक मंजिल हासिल की है। तो कष्ट को भोगा, लिखा, न केवल अपने कष्ट, दुनिया के भी कष्ट। दुनिया के कष्ट इसीलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि तब की जो दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, बाल विवाह, जाति प्रथा, ये सारी चीज़ वह देखते थे कि इंसान कितना बेबस रहता था, कितना मजबूर रहता था, प्रत्येक परिस्थितियों के सामने वह कैसे झुकता था और उनकी आवाज़ उठाने पर उनको क्या दंड मिलते थे। ये सारी चीज़ें उन्होंने बिना डरे, निसंकोच भाव से सब अपनी लेखनी में लिखा हुआ है। ठाकुर का कुआं देखिए अगर उनका, तो ठाकुर का कुआं एक ऐसी कहानी है जो पूरी जाति प्रथा से बिलोंग करती है। एक रिवाज होता था पहले के ज़माने में, प्रेमचंद के युग की बात करें, कि
सबके स्मशान भी अलग होते थे जाति के प्रमाण से। पानी ले जाने के जो कुएं वगैरह होते थे वह भी अलग अलग होते थे। यानी कि जो ठाकुर वर्ग है, जो राजपूत वर्ग है या जो ब्राह्मण वर्ग है, उनके स्मशान अलग, वहाँ अन्य जाति के व्यक्ति को नहीं जलाया जाता था। ये स्पष्ट रूप से उस समय तय था। मैं ये समय की बात नहीं कर रही हूँ, हम प्रेमचंद युग में पढ़ाई कर रहे हैं तो प्रेमचंद युग की बात कर रही हूँ। इसी तरह कुआं जहाँ से सब लोग पानी लेते थे, ये भी बिल्कुल जाति प्रथा के रूप में बटा हुआ था। ब्राह्मण, राजपूत, ठाकुरों का कुआं अलग, वैश्य का कुआं अलग, शूद्र का कुआं अलग। ये लोग एक दूसरे के कुएं में से पानी नहीं ले सकते थे। अगर लिए तो बहुत बड़ा दंड, बहुत बड़ा अपराध हो जाता था और उन्हें ऐसी सजा दी जाती थी कि हम सोच भी नहीं सकते थे। तो ठाकुर का कुआं भी पूरा यही है स्टोरी कि उनके कुएं के अंदर कोई जीव मर गया है और बहुत बदबू आ रही है, पानी पीने लायक तो क्या देखने लायक नहीं है। और जो बच्चा है उसकी माँ कहती है कि रहने दे, ठाकुर के कुएं से पानी लेने मत जा। वो आधी रात को जाता है, कहता है माँ वो जब सो जाएंगे तो अब नहीं रहा जाता मुझसे, मैं एक छोटा सा मटका लेके थोड़ा पानी लेके आता हूँ, क्या हो जाएगा। और ठाकुर उस समय देख लेता है और पूरी कहानी बहुत ही रोचक रूप में है प्रस्तुत। तो प्रेमचंद के साहित्य पे विस्तृत बात और इकाई 1 आज यहाँ समाप्त करते हैं। आगे के लेक्चर में हम इकाई 2 पढ़ेंगे प्रेमचंद का साहित्य, तब देखेंगे कि उनकी अन्य रचनाएं क्या कहती हैं। तो आशा करती हूँ विद्यार्थी मित्रों कि मैंने अभी जो चीज़ आपको पढ़ाई वो सब सही रूप में आप समझ पाए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।